प्रणब दा आज नहीं रहे। नई दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जब से इस धरा पर जन्म लिया, एक एक सांसों का हिसाब इतना मूल्यवान है कि उनको हम एक चलता फिरता युग कह सकते हैं। मैं उनके बारे में बताने से पहले नई पीढ़ी के अपने दोस्तों को पीछे ले जाना चाहता हूँ। 31 अक्टूबर 1984 की वो दोपहर हो रही थी। राजीव गांधी बंगाल में उस समय दौरा कर रहे थे। वो प्रधानमंत्री नहीं हुए थे। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस दिन, और सुबह उनके ही आधिकारिक आवास पर उनको गोलियों से छीनी कर दिया गया था। राजीव को वापस लौटना था। प्रणब दा उनके साथ थे। ये एक ऐसी किंवदंती है जिसकी कभी किसी ने ताकीद नहीं की कि ये सच थी या झूठ। लेकिन किंवदंतियां कुछ रास्ते, कुछ अनुमान, कुछ अंदाज ऐसे देती हैं जिनसे कि वक्त के हस्ताक्षर की गोपनीयताओं के पीछे जो उभरी हुई लकीरें होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। तो प्रणब दा साथ में थे। कहते हैं कि राजीव गांधी ने उस समय पूछा कि दादा, अब अगर मां नहीं रही किसी वजह से तो कौन प्रधानमंत्री होगा। कहते ये भी है कि प्रणब दा के मुंह से निकला या उन्होंने कहा कि सबसे सीनियर मंत्रिमंडल के सदस्य को यह कुर्सी सौंपी जानी चाहिए। और यहीं से सूरज भले ही ऊपर चढ़ रहा हो, पर प्रणब दा का ग्राफ गिरना शुरू हो गया, क्योंकि दादा उस समय सबसे सीनियर थे। उनके आकलनकर्ता, उनके प्रशंसक भी इस किस्से की चर्चा जरूर करते हैं, पर यह नहीं मालूम पड़ता ये कितना सच है या झूठ। पर एक सियासी पत्रकार के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1985 में सर्वाधिक ये कोई किस्सा गूंज रहा था शुरुआत में, तो यही था। खैर, बाद में प्रणब दा को कांग्रेस से जाना पड़ा। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और राजीव गांधी विशाल बहुमत से आए सत्ता में। 400 से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती। वो एक नए हिंदुस्तान की नई उम्मीद के तौर पर सामने आए। कुछ ही दिन में बोफोर्स की काली खुद को घेरने लगी। उन पर आरोप लगने लगे, ऐसे आरोप जो मरने के इतने साल बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे आरोप जो कभी प्रमाणित नहीं हुए, और ऐसे आरोप सियासत जिनकी राख को कुरेदती रहती है। और उस समय स्वर्गीय गांधी को एहसास हुआ कि एक गंभीर और अच्छे नेताओं की टोली मेरे पास होनी चाहिए। 1989 में जब राजपाट जा रहा था, उसी समय प्रणब दा की एंट्री हुई कांग्रेस में, और प्रणब दा का उसके बाद कांग्रेस पर बहुत असर रहा। हमने नरसिंह राव सरकार में भी उनका काम देखा। हमने उनको तमाम किरदारों में देखा, वित्त मंत्री के तौर पर देखा। और जब वो वित्त मंत्री थे तब भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, क्योंकि बड़े लोगों का विवाद कभी पीछा नहीं छोड़ते। और वो कंट्रोवर्सी यह थी कि ये कहा गया कि उनके कमरे को बग किया गया है। उस समय पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, और सत्ता के गलियारों में ये गूंजने लगा कि मनमोहन सिंह जी अपने गृह मंत्री और वित्त मंत्री के झगड़े को शांत नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि आज तक दावे से कोई नहीं कह सकता कोई झगड़ा था या नहीं, वो बग था या नहीं। मैं सिर्फ इस किस्से को मैंने इसलिए बताया कि एक आदमी जिसके मुंह से निवाला 2 से ज्यादा बार निकल गया वो प्रधानमंत्री बनने का, उसके बाद भी उन्होंने मनमोहन सिंह जी के अंडर में काम किया। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रमाणित बात है। मनमोहन सिंह जी ने एक किताब का विमोचन जो प्रणब दा के ऊपर लिखी गई थी, जब उसका किया, तो उस विमोचन में उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा तो प्रणब मुखर्जी इस पद के दावेदार थे, लेकिन मेरे पास कोई चारा न था इसको स्वीकार करने के अलावा। और प्रणब दा ठाके लगा रहे थे नीचे बैठे हुए। वो राष्ट्रपति बने। ऐसे राष्ट्रपति जिनके दरवाजे खुले रहते थे। मैं खुद आपको एक घंटा बताता हूँ। बीएचयू का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। मैं उस कुल का, बीएचयू के कुल का, मैं कहता हूँ कि हम बीएचयू के लोग हैं, और बीएचयू का एक एहसान मानता हूँ अपने ऊपर। तो वहाँ के कुलपति का एक दिन फोन आया कि अगर आप राष्ट्रपति जी से मिलकर हमारी इन समस्याओं को उनके सामने रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए, और ये बीएचयू का बहुत भला होगा। मैंने फोन मिलाया, मुझे अगले दिन का ही टाइम मिल गया। वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके दरवाजे खुले रहते थे। मैं गया, मैंने विस्तार से उन्हें बताया,
और उन्होंने पूरी बात को सुना। उन्होंने कहा अगर आप एक प्रेजेंटेशन बीएचयू से बनवा के देते हैं तो मैं सारी समस्याओं का समाधान करा दूंगा, क्योंकि इसमें तमाम तरह के मंत्रालय इन्वॉल्व होंगे। पर चिंता मत कीजिए कि मेरी जिम्मेदारी है कि सब कुछ हो जाएगा बीएचयू का। मैं जानता था वो मन से कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की मुलाकातों में शांति निकेतन, विश्वविद्यालय, देश में शिक्षा की स्थिति, नौजवान कैसे हों, इस पर मुझे दाता का गहन चिंतन दिखाई पड़ता था। मैंने बीएचयू के वीसी साहब से कहा, न कोई उसके बाद प्रेजेंटेशन आया, न समस्याओं की चर्चाएं हुई। ये बात अलग है, अगली बार जब मैं मिला तो उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा कि अरे भाई आपका प्रेजेंटेशन नहीं आया, और मैंने भी विनम्र भाव से अपनी मजबूरी उन्हें बता दी। आखिरी मुलाकात हुई थी जब मैं हिंदुस्तान शिखर समागम के लिए उनको न्योता देने गया था। आमतौर पे जब हम वीआईपीज़ के पास जाते हैं, कोई इस तरह का निमंत्रण देते हैं, तो वो बिना पढ़े ही अपने सेक्रेटरीज या तो हमें मना कर देते हैं या अपने सेक्रेटरीज को लिख के दे देते हैं इस कार्यक्रम में जाना है। दादा ने उसका एक एक शब्द पढ़ा और मैं बड़ा मन से घबरा रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जो अंग्रेजी थी उस अंग्रेजी को लिखने के काबिल मैं नहीं था। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसको आकर स्वीकृति दे दी। अफसोस हमारा समागम कुछ आगे टल गया और हम उनके साथ से वंचित रह गए। आज जब दादा नहीं रहे हैं तो मैं उनको स्मरण करते हुए यही कह सकता हूँ कि मैं भाग्यशाली था कि मुझे ऐसी पीढ़ी और ऐसे नेताओं के साथ काम करने का, उनसे मिलने का, उनको आंकने का और उनके जरिए अपने अंदर झांकने का अवसर मिला। अब जब हमारे नेता उस तरह से वैचारिक सामर्थ्य के बिना काम करने लगे हैं, तब मुझे प्रणब मुखर्जी रह रह कर याद आते हैं। और आज के बाद तो दादा आप बहुत याद आएंगे। आप जहाँ भी हों, जिस दुनिया में रहें, भगवान के पास रहें, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, पर मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ भी कोई न कोई योगदान अदा करेंगे। अलविदा दादा।